Hello friends, take a problem on liquidation. The Hard Luck Limited went into voluntary liquidation. The following was the position. Share capital 1000 shares of 100 each, 1 lakh. Secured creditors bracketed. Securities realized rupees 50,000 bracket closed. Outsider rupees 40,000. Preferential creditors rupees 8,000. Unsecured creditors 3,80,000. Debentures having a floating charge on company's assets 2,10,000. Liquidation expenses 5,370. The liquidator is entitled to a remuneration of 3% on the amounts realized and 1.5% on the amounts distributed to unsecured creditors. The various assets bracketed excluding securities in the hands of fully secured creditors realized 3,20,000. An amount of rupees 4,000 included in unsecured creditors is to be written off under a contract because of defects discovered in stock supply. Prepare liquidator's final statement of account. देखो liquidator's final statement of accounts उसका एक फॉर्मेट है, यानी जो भी उसके पास रिसिप्ट आएंगे वो रिसिप्ट साइड में लिखेगा. उसके बाद 3 तरह के रिसिप्ट आते हैं. एक जो अपने बोर्ड पर लिखा है, ये फॉर्मेट है. ऐसे हमने फॉर्मेट सॉल्यूशन करके ड्रॉ करना है और जो भी अमाउंट्स क्वेश्चन पेपर में देंगे वो आप फिलअप करना है. देखो एक आपको स्टेटमेंट ड्रॉ करना है. द हार्ड लक कंपनी लिमिटेड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, इसीलिए इसको टू एंड बाय लिखने की जरूरत नहीं. इसी साइड में 3 तरह के रिसिप्ट होते हैं. एक कैश एंड बैंक, दूसरा रियलाइजेशन असेट रियलाइज, तीसरा कलेक्शन फ्रॉम कॉल्स इफ अगर रहे तो. वेरी फ्यू केसेस कलेक्शन फ्रॉम कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स किए जाते हैं अगर पॉलिसी एरियस है तो. पेमेंट साइड ये उसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट है. पहला सेक्योर्ड क्रेडिटर्स, दूसरा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, तीसरा कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, 4 नंबर preferential creditors, 5 number
डिबेंचर होल्डर्स, 6 नंबर अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, 7 नंबर प्रेफरेंशियल होल्डर्स एंड लास्ट वन इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी लिक्विडेटर अगर उसके पास जो पैसे एसेट्स रियलाइज होंगे, कैश एट बैंक का बैलेंस होगा या कॉल्स कलेक्ट किए वो सब आने वाले पैसे इस तरह से ऑर्डर ऑफ पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने की है। यानी सबसे पहले वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी सिक्योर्ड होती है। नंबर 2 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को करना पड़ेंगे। नंबर 3 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अगर है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करते वक्त उसका खुद का वो रेम्यूनरेशन उसके पहले एसेट रेम्यूनरेशन डिडक्ट करेगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया है उसका रेम्यूनरेशन अगर कुछ है प्रॉब्लम में दिया है तो डिडक्ट करेगा। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद अगर बैलेंस रहा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यहां पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करते वक्त ये देखना है हमें यहां थोड़ा स्टॉप लेना है। अगर हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पूरे पैसे दे सकते हैं तो कंपनी सॉल्वेंट है। अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम पूरे पैसे नहीं दे सकते तो कंपनी डिसॉल्वेंट। इसलिए यहां उसे पेमेंट करते हो अगर उनको दे सकता है पूरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, उसके ऊपर उसका जो कमीशन है रेम्यूनरेशन है वो डिडक्ट करेगा। अगर बैलेंस रहा कंपनी सॉल्वेंट है तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पैसे देगा। प्रेफरेंशियल होल्डर्स को कैपिटल और एरियर्स ऑफ डिविडेंड अगर बैलेंस है तो, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी बचा है। ऐसे सिचुएशन में अब यहां पे प्रॉब्लम दिया है वो इजी होता, प्रॉब्लम में जो डिटेल्स दिए है सिर्फ वो देखना है और लिखना है। तो चलो प्रॉब्लम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां देखो कैश एंड बैंक बैलेंस है क्या, नहीं दिया। कैश एंड बैंक बैलेंस प्रॉब्लम में दिया। नंबर 2 एसेट रियलाइज। देखो एसेट रियलाइज में दो तरह की बताई। एक एसेट रियलाइज उसने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर सिक्योरिटीज रियलाइज नंबर 2 पे लिखा है। तो ये सिक्योरिटीज 50,000 जो हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिए थे 40,000 के बदले में यहां से वो अपने 40,000 पेमेंट करेगा। सबसे पहले सिक्योर्ड एसेट को पे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद 50,000 डिडक्ट हो गए। उसके बाद देखो एसेट रियलाइज अदर एसेट्स कितनी दिए देखो 2 लाख। देखो अदर एसेट्स 2,20,000 3,20,000 सॉरी 3,20,000 ऐसे एसेट रियलाइज 3,70,000 हो। यहां सबसे पहले वो अपना कमीशन डिडक्ट करेगा। कमीशन में उसका देखो कितना परसेंटेज है 3% ऑन एसेट रियलाइज। सो 3% ऑन उसका कमीशन है 3% ऑन 3,70,000 assets realize। % ऑफ 3,70,000 वो होते हैं 11,100। देखो एसेट रियलाइज दिया है 50,000 सिक्योरिटीज which were mortgaged to secured creditors for 40,000। ये उसका डिडक्ट करने के बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देखो कितने हैं नीचे दिए है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अंडरलाइन करेंगे। सबसे आखिरी में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस
5,370 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने दिए हैं, उसने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 8,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 8,000 है, 8,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 8,000 और 8,000 पर नंबर बी 1.5% और 8,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। 8,000 का 1.5% यानी 120 रुपए। अब देखो डिबेंचर होल्डर्स के बारे में उसने एक एडजस्टमेंट बताई है कि डिबेंचर होल्डर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी का सेट, वैसे डिबेंचर होल्डर का फ्लोटिंग चार्ज ही होता है, उसका कोई इफेक्ट करना नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर असेट्स मॉर्गेज किए हैं तो वो सिक्योर क्रेडिटर्स में जाते हैं। अगर फ्लोटिंग चार्ज रहा तो डिबेंचर होल्डर्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के माध्यम का पेमेंट करना है। डिबेंचर होल्डर्स 2,10,000। यहां तक आने के बाद यहां तक हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्या किया हमने, कैश एंड बैंक बैलेंस रहा तो देख कर लिख दिया। नंबर 2 उसने एसेट रियलाइज दिए, एसेट रियलाइज यहां लिखे, एसेट रियलाइज को हमने उसका पर कमीशन रेम्यूनरेशन डेबिट करके लिख दिया। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनका पेमेंट किया। बाद में लिक्विडेशन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देखकर लिख दिए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखा और लिखा। रेम्यूनरेशन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पर 1.5% हमने क्रेडिट किया। डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट कर दिया। अब हम देखेंगे कि बैलेंस कितना रहता है। देखो बैंक बैलेंस यानी कि एसेट रियलाइज 3,70,000, उसमें से माइनस पेमेंट्स 3,70,000 में से हमने अभी तक पेमेंट किए 40,000, 11,100, 120, 5,370, 8,000 और 2,10,000। ये अभी तक टोटल पेमेंट हुए हैं। ये टोटल पेमेंट की बेरीज करो कितनी होती है, चेक करो। 3,70,000 में से 0, 9, 2, 5, 6 and 8, 14, carry 1, 4, 5, 6, 7, 2,74,590 अगर लेस किए तो देखो कितना आता है, जीरो 1 4 5 9 0। ये क्या है, कैश ऑफ द बैंक बैलेंस। ओके, कैश ऑफ द बैंक बैलेंस 95,410। हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है, देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 3,80,000, 3,80,000 में से 4,000 रुपए उसने आखिरी एडजस्टमेंट में लिखा है। The n amount of this 4,000 included in unsecured creditors is to be written off under the contract
बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड। तो हमें 3,80,000 में से 4,000 लेस करना है, यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हमें पेमेंट करना है 3,76,000। 3,60,000 देना है, हमारे पास 95,000 है, इसका मतलब है कंपनी की इंसॉल्वेंट। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम कंपनी इंसॉल्वेंट है तो हम फाइंड आउट करते हैं कि रेम्युनरेशन कितना, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन और unsecured creditors when company is insolvent। उसका फॉर्मूला है कैश अवेलेबल into percentage divided by 100 plus percentage। For easiness 1.5 is equal to 2/3। 1.5 is equal to 2/3। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैश बैलेंस है 95,410 into 1.5 divided by 100 and 1.5। कैलकुलेट करो, इसका आंसर आता है, फाइंड आउट करो 1,410। 1,410 ये 1,410 माइनस लिक्विडेटर्स कमीशन 1,410 जो बैलेंस आएगा 94,000 ये हम पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले 94,000 पेमेंट करेगा, इसका 1.5% किया तो उतना ही आना चाहिए। नंबर सी 1.5% और 94,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो आता है 1,410। 1,410। अब इन सबकी टोटल बाहर लिखो 11,100, 120 और 1,410 12,630। और ये टैली किया तो दोनों तरफ 3,70,000 अपने आप टैली होगा, मगर यहाँ 3,76,000 के 94,000 हमने पे किया तो कितना पेमेंट हुआ, परसेंटेज ऑफ पेमेंट, पेमेंट एट, उसका अगर कैलकुलेट करना है तो देखो 3,76,000 के 94,000 तो 100 के कितने, सो 94,000 into 100
डिवाइडेड बाय 3,76,000, ये आएगा 25%, यानी पेमेंट एट 25%। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने 25% पेमेंट किया है। क्लियर? ओके, थैंक यू।